तो हमने एक्सरसाइज 11.2 में 11.3 में जो इंट्रोडक्शन था उसके पहले क्लास में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्लेन, प्लेन क्या होता है, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा था हमने, इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसमें फर्स्ट क्या थी अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल टू प्लेन इज आल्सो गिवन, ठीक है। उसमें दो तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन आई थी अपनी, एक तो इस फॉर्म में आई थी, ठीक है, और एक इस फॉर्म में आई थी, ठीक है। अब हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखनी है, तो हम दोनों की कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, हम इसकी भी और इसकी भी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक? तो इसके आप कार्टेशियन फॉर्म देख रहे हैं इन दोनों की। अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म देख रहे हैं, तो हमें पता है कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये वेक्टर इक्वेशन है कि नहीं है इसकी, जहाँ पे एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो नॉर्मल होता है प्लेन के, और डी क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस होती है फ्रॉम ओरिजिन। हम सब ने हमने प्रैक्टिकल से ये चीज़ सीखी है, ठीक है ना। आर वेक्टर एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो हमने चैप्टर नंबर 10 में ये बात पढ़ी थी क्या, अगर ध्यान में हो तो, कि सिंस, अभी लिखना नहीं है, एक बार बाद में लिख लेना, अभी लिखना नहीं है, पहले समझना है, ठीक है ना, 2 मिनट लगेगा लिखने में। तो एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज, तो मैं एन कैप को क्या लिख सकता हूँ, एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप, ठीक है ना, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन कैप। अब बस मेरे को इतना बताना है कि लिखने को तो 1 मिनट लगेगा, तेरे को लिख लेना चाहिए। ये चीज़ सीखी थी, हाँ है ना। तो ध्यान में है क्या कि मैंने इसको एन कैप को ऐसे कैसे लिख दिया, डेरिवेशन वगैरह वो चीज़, पक्का? ठीक है, तो एक बार अगर फिर भी हम यहाँ पे लिख लेंगे उसको, या फिर नहीं लिखें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको लिख ले तो इतनी देर साइड में लिख देना उसको। तो अब देखो, हमने ये बात लिखी थी कि एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइंस, एन कैप को एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है ना। तो अगर आप भूल गए हो तो ये चीज़ हमने 10.2 में सीखी थी ऐसी, ठीक है ना, कि आर वेक्टर कोई वेक्टर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये है। अब आर इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। अगर आर वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर मान लूँगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, एल इक्वल टू कोस अल्फा एक्स बाई 1 वाई बाई 1 जेड बाई 1। तो यहाँ से देख लो आप, एक्स इक्वल टू एल कोस अल्फा, वाई इक्वल टू एम इक्वल टू कोस बीटा, जेड इक्वल टू एन इक्वल टू कोस गामा। तो यहाँ पे देखो, अब आर वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे हम, आर कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दो आप, एक बार कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लिख दो, एक बार एल एम और एन लिख दो। तो देख लो आप, किसी भी यूनिट वेक्टर को है हम उनके डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके पीछे की कहानी ये थी बस। तो यहाँ तक समझ में आया ये चीज़। तो अब क्या करना है, बस आर वेक्टर की वैल्यू रखनी है, एन कैप की वैल्यू रखनी है, और उसको उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, और अपना जो रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म वो आ जाएगी। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब देखो, आर वेक्टर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप इनटू में एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप इक्वल टू डी। इट इम्प्लाइज एक्स एल प्लस में वाई
एम प्लस में जेड एन इक्वल टू डी, ठीक है। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, एल एक्स एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू टी। और ये क्या अपनी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो इससे कार्टेशियन इक्वेशन आ गई है। अब एक और है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल डी, तो उससे भी हम कार्टेशियन इक्वेशन वो डिराइव करेंगे। तो ये तो समझ में आई क्या, ये वाली तो ठीक है। अब देखो हमारे पास इस फॉर्म में भी इसकी वेक्टर इक्वेशन थी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर इज इक्वल टू डी, जहाँ पे डी एनी कॉन्स्टेंट था। एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल है टू द प्लेन, ठीक है। आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप है। एन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर वेक्टर और एन वेक्टर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। नाउ आर वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप इंटू में ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप इक्वल टू डी, कैपिटल डी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी, विच इज़ रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये क्या अपनी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। अब दोनों कार्टेशियन इक्वेशन को क्वेश्चंस में कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो बाद की बातें हैं। तो पहले हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे अपना फोकस रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जो दोनों कार्टेशियन इक्वेशन है वो कैसे डिराइव हुई वो आया समझ में। अब इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में वो बाद की बातें हैं, ठीक है ना। पहले हमें बस यहाँ तक ही सीखना है, ठीक है। ठीक, अब अपना जो इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो सेकंड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे वो क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। और एक वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो गिवन हमें, और एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट गिवन पॉइंट, और एक पॉइंट है उससे पास हो रही है वो प्लेन, ठीक है ना। तो ये मिनिमम कंडीशन है कि नहीं है, ये मिनिमम कंडीशन है कि नहीं है ना, मिनिमम कंडीशन है ये। अब जैसे मिनिमम कंडीशन है ये, तो जैसे इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये ही डायग्राम क्यों बनेगा। अब से प्लेन है ये, ठीक है ना, इस प्लेन पे ये पॉइंट है क्या, ए पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो ये प्लेन जैसे इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो अब जैसे ये ऐसे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट इस पे है। अब मैं इस प्लेन को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, अब मैं इस प्लेन को ऐसे भी कर सकता हूँ, पॉइंट तो इस पे ही है ना ये। अब मैं इस प्लेन को ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नहीं कि एक पॉइंट इससे आप इनफाइनाइट लाइन को पास करवा सकते हो। तो मैं प्लेन को ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से हो, इस तरीके से कैसे भी हो सकता है। लेकिन अब एक बात बताने कि अगर ये पॉइंट इस पे है और एक ये जो प्लेन है इस पे एक नॉर्मल एक वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, वो नॉर्मल है, मतलब इसकी डायरेक्शन यही है, ऐसे है, तो ये प्लेन ऐसे रहेगा नहीं रहेगा। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लेन की जो डायरेक्शन वो तो ये रहेगी, मतलब डायरेक्शन तो ये रहेगी। अब डायरेक्शन तो यही है इसकी, ठीक है। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, जैसे ए पी होगा वो परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, तो मतलब इसकी डायरेक्शन तो
ये साइड है। अब ये जो ए पी है इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? वो नहीं होगा ना। तो जिस अगर ये डायरेक्शन है इसकी तो प्लेन भी ऐसे ही होगा, था या ना। तो वो ये कि जैसे अब ये एन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो यही एक डायग्राम बनेगा इसका। ये हमने कि ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के यहाँ पे कर देंगे या फिर इसको शिफ्ट कर देंगे इधर उधर, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। अब हमने इसमें देखा कि एक जो ए वेक्टर वो इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, और एन वेक्टर है ना, कैपिटल एन वेक्टर, वो क्या है, एक गिवन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ओ ए पी। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ओ ए पी। तो देखो इन ट्रायंगल ओ ए पी हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते इसमें? अब ये बताओ कि ओ ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर किससे लिखा है? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक बात देखना, लिखने से पहले एक बात देखना, अगर मुझे यहाँ से ए पी वेक्टर चाहिए तो क्या आएगा? ओ पी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर आएगा क्या? हाँ या ना। अब ये चीज़ मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ए पी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। हाँ या ना। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई है? क्योंकि आगे जो हम तीसरी चीज़ करेंगे उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए। तो देख लो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ये तो होता है ना, पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस में ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो बात समझ में आएगा कि अगर मुझे ए पी वेक्टर चाहिए तो मैं बिना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बता सकता हूँ कि ए पी वेक्टर क्या आएगा। तो ये चीज़ सीखी, छोटी छोटी चीज़ें वो सीखना ही पड़ेगा अगर हमें आगे वाले को अच्छे से समझना। तो ये नहीं कि सिर्फ क्रैमिंग किया कि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया काम बन गया, ठीक है ना। आगे वाले में काम नहीं बनेगा ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस में स्मॉल ए वेक्टर, है या ना। और यही क्या हो जाएगी, एक दो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि एक प्लेन पे सिर्फ पी वेक्टर होगा या फिर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट होंगे ना। अब उस पर ये देखा था हमने कल कि ए पी वेक्टर, ए पी वन वेक्टर, ए पी टू वेक्टर, ए पी थ्री वेक्टर, ए पी फोर वेक्टर, ठीक है ना। इन सभी के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल होगा, हाँ या ना। इन सभी के परपेंडिकुलर होगा नहीं नॉर्मल, इन सभी पॉइंट्स के। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इनका जो लोकस होगा वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा? तो ए पी वेक्टर है वो क्या है? परपेंडिकुलर है क्या एन वेक्टर के? दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमने ये सीखा कि ए पी वेक्टर क्या है, वो प्लेन पे लाई कर रहा है, और एन वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ए पी वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है और एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर वो ए पी के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? होगा ना वो।
अगर होगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा। ए पी वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी है, ठीक है, और ये क्या अपनी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन है ना। अब अपना एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इतनी सारी इक्वेशंस फाइंड करके हम कहाँ रखेंगे इनको, ठीक है, मतलब इक्वेशन पे इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन, ये वेक्टर, ये कार्टेशियन, ये वेक्टर, ये कार्टेशियन, कहाँ पे रखेंगे इनको, ठीक है। तो क्लास 11th में एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइंस, था क्या, तो वहाँ पे हमने कितनी सारी इक्वेशंस पढ़ी थी लाइंस की, स्ट्रेट लाइंस की, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, और बहुत सारे फॉर्म्स थी क्या, वो नॉर्मल फॉर्म। अब वो फॉर्म्स का यूज़ कहाँ करते थे हम, कि कोई भी गिवन कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में देख लें वो 4-5 में इक्वेशन में से कौन सी एप्लीकेबल है, तो उससे जो क्वेश्चन है ना वो एकदम आसान हो जाता था, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। तो उनको क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे इसके हम, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट, उसके हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। ये वेक्टर इक्वेशन होती है, ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, पोजीशन वेक्टर होता है फिक्स्ड पॉइंट का, ठीक है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। आर वेक्टर हमें पता ही होता है क्या होता है। अब ये वैल्यूज़ है वो यहाँ पे फिल करनी है, बस और कुछ भी नहीं है। सो और फिर कैलकुलेशन है इसमें। आर वेक्टर ये कैपिटल जो ब्रैकेट है वो लार्जर ब्रैकेट एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर माइनस ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप, ठीक है ना। डॉट एन वेक्टर तो a आई कैप प्लस में कैपिटल B जे कैप प्लस कैपिटल C के कैप, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 आई कैप प्लस में y माइनस y1 जे कैप माइनस में z माइनस z1 के कैप, ठीक है। और ये ए आई कैप प्लस में b जे कैप प्लस में c के कैप इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस x1 a प्लस में y माइनस y1 b प्लस में z माइनस z1 c इज इक्वल टू 0। और अब इसको ढंग से लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस में b y माइनस y1 प्लस में c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्या है, देखो, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो जो पहले वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन थी उससे सेकंड वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन में कमजोर आया कि नहीं आया हमें, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स थे, जितने प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन में फर्स्ट वाले में सीख लिया था वो, ठीक है ना। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ये। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, इसकी जो वेक्टर इक्वेशन है और जो कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है ना, वो दोनों समझ में आएगा कैसे उसका डेरिवेशन हुआ, कैसे वो आ रही है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो तीसरी बची हुई है वो करेंगे हम।